नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आजम खान जमानत पर रिहा। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी जमानत पर रिहा। अब्बास अंसारी जमानत पर रिहा। और अब समाजवादी पार्टी के एक और नेता इरफान सोलंकी की भी जमानत पर रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। यानी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत सालों बाद हो रहा है। आजम, अंसारी और इरफान, चौंकाने वाला प्लान। सवाल यह है कि ये भी तीनों कद्दावर नेता जब बाहर आ रहे हैं तो आखिरकार इसका क्या असर पड़ने जा रहा है। और 2027 का चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहा है उसमें ये तिकड़ी, और ये तिकड़ी भी कहाँ है, अलग अलग यूपी के हलकों में है। आप यूं समझिए, पश्चिम से शुरू कीजिए, पश्चिम, अवध या सेंट्रल और पूर्वांचल, इन तीनों जगहों पर इस तिकड़ी के इन तीन अहम किरदारों के बाहर आने से चुनावी फिजा में क्या असर पड़ने जा रहा है, सब पर इसकी निगाहें लग गई हैं। बड़ा ही दिलचस्प संयोग है। आजम खान रामपुर में रिहा हुए, 23 महीने की जेल काटने के बाद जमानत पर रिहा हो गए आजम खान। 104 मुकदमे करीब उनके खिलाफ, जिसमें से करीब 94 मुकदमे रामपुर में ही। अभी 85 केस पेंडिंग बताए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर बाहर आ गए हैं। आजम खान के जमानत पर बाहर आने का कई सारे दिलचस्प उसके आशय निकाले जा रहे हैं। ये भी बीच में चर्चा चली कि कहीं और किसी और पार्टी में चले जाएंगे। हालांकि आजम खान ने अभी भी इस तरह की किसी भी बात पर हामी नहीं भरी है। वो बार बार कह रहे हैं कि मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है। दूसरी ओर मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी का बाहर आ जाना। अब्बास अंसारी को पहले ही जमानत हो चुकी थी, लेकिन उनकी सदस्यता चली गई थी और अब उनकी सदस्यता बहाल हो गई इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से। वे फिर से विधायक बन चुके हैं। आज ये खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके यूपी से बाहर जाने पर जो रोक थी वो भी हटा दी है, यानी कि अब वो बाहर ट्रैवल भी कर सकते हैं। उनकी जमानत की शर्तों में भी रियायत दी गई है। वे लखनऊ में जो अपने सरकारी आवास में रह रहे थे, अब वो किराए पर भी रह सकते हैं मकान लेकर के, और उनको मीडिया से बात करने की भी छूट मिल गई है, बशर्ते अपने जो मामले चल रहे हैं, सब जुडिस हैं, उनको छोड़ करके बाकी मुद्दों पर अपनी बात कह सकते हैं। और इरफान सोलंकी, उनकी भी जमानत हो गई। गैंगस्टर के मामले में इरफान सोलंकी की जमानत बाकी थी, वो भी हो गई है। और इरफान सोलंकी के भी बाहर आने का रास्ता अगले 48 घंटों के भीतर इरफान सोलंकी बाहर आ जाएंगे। सीसामऊ से लगातार 3 बार के विधायक और उससे पहले कानपुर की आर्य नगर सीट से विधायक, 2007 से लेकर के 2022 तक कंटिन्यू चुनाव जीता है इरफान सोलंकी ने। और अब आप अहम बात ये भी देखिए, ये इन 3 में से 2 किरदार ऐसे हैं, इरफान सोलंकी और मुख्तार अंसारी का परिवार, ये जहां से जीत रहे हैं, एक बार वहां की सिचुएशन देखिए, आपको और समझ में आएंगी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का कंसल्टेशन है। मुसलमानों के बारे में तो पहले ही क्लियर है, लोकसभा में भी उनका 90% से ज़्यादा वोट मिला था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। तो अगर सिर्फ यही होता कि इन 3 किरदारों के बाहर आने का मुस्लिम मोबिलाइजेशन पर असर पड़ने जा रहा है, तो वो कोई बड़ा असर नहीं माना जाएगा, क्योंकि मुसलमान तो पहले ही एक तरफा जा रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। जिस तरह से इस योगी सरकार का कामकाज और रवैया रहा है, जिस तरह से एंटी मुस्लिम का ठप्पा लग चुका है योगी सरकार पर, और एंटी मुस्लिम ही नहीं बल्कि एक आरोप ये लगाया जाता है कि मुसलमानों को जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि टारगेट करके हिंदुओं को मोबिलाइज करने की कवायद और कोशिश की जा रही है। ये योगी आदित्यनाथ के कार्य करने की शैली पर गंभीर आरोप लगता आया है। ऐसे में बात अगर सिर्फ ये होती कि मुसलमान एकजुट हो रहे हैं तो बड़ी बात नहीं थी। मुद्दा ये है कि मुसलमान के अलावा और क्या इम्पैक्ट है, इस पे ध्यान देने वाली बात है। और ये बात उस दौर में और भी ज़्यादा मायने रखती है जब हिंदू समाज योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के चलते इतने लेयर्स में बट गया, इतनी जाति डिवीज़न हो गए हैं कि बीजेपी खुद परेशान है कि उसका जो अपना कोर वोट बैंक था, उसकी इतनी अलग अलग खांचों में शक्लें दिखाई पड़ रही हैं। ब्राह्मण अलग, ठाकुर अलग, राजभर अलग, निषाद अलग, अदर ओबीसी अलग, दलित अलग, इस टाइप से अलग अलग खांचे बन गए हैं सबके। बाकायदा निजी जाति सेनाएं बन रही हैं, वो सामने आ रही हैं, उनके प्रदर्शन सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में योगी सरकार ने ये कहा कि इस प्रदेश में किसी भी तरह की जाति रैलियां नहीं होंगी, जाति सूचक चिन्ह नहीं सामने रखे जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के हवाले से योगी सरकार ने ये सर्कुलर जारी किया। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि यही बीजेपी की बेचैनी है कि इतनी जातियों में बंट गया है ये हिंदू समाज कि बीजेपी का बेस ही चला गया है। 2027 में किस मुंह से बीजेपी वोट मांगेगी और कैसे ये लोग एकजुट होंगे जो जिन्होंने
ओबीसी, दलित, ये सारे खांचे तोड़ करके हिंदू के नाम पर जो इकट्ठा हो गए थे और बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता दिला दी थी, ये बीजेपी को चिंता सता रही है। अब ऐसे में हो क्या रहा है, अब आप सीटों का पर देखें, इरफान सोलंकी की बात करें, कानपुर की सीसामऊ सीट जहां से वो जीतते आए हैं, अभी हाल ही में उपचुनाव में उनको जब 7 साल की सज़ा हो गई एक मामले में, तो उनकी बेगम वो नसीम सोलंकी वो उपचुनाव जीत गई। तो उस सीसामऊ सीट का अगर आप समीकरण देखेंगे तो वहाँ 1 लाख से 1,10,000 तो मुस्लिम हैं, लेकिन करीब 70,000 से ऊपर ब्राह्मण भी वहाँ पर मौजूद हैं। और वहाँ पर कोई भी चुनाव जीत नहीं सकता है अगर उसको मुसलमानों के अतिरिक्त बाकी भी वोट मिले। और इरफान सोलंकी जो लगातार जीतते आ रहे थे चुनाव, आप सोचिए उपचुनाव में भी उनकी पत्नी जीत गई, जबकि उपचुनाव के बारे में एक आम राय होती है कि उपचुनाव तो सत्ता पक्ष के ही होते हैं। कुंदरकी जैसी सीट जहां करीब 70% मुसलमान हैं, उस कुंदरकी जैसी सीट को भी बीजेपी ने जीत लिया। सबको हैरानी हुई और ये कहा गया भाई उपचुनाव के बारे में सही कहा जाता है कि जिसकी सत्ता उसका उपचुनाव। लेकिन सीसामऊ में बीजेपी वो भी नहीं कर पाई, इसके बाद भी वहां पर नसीम सोलंकी कम वोट से सही लेकिन जीत गई, उनको हराया नहीं जा सका। तो सवाल ये है कि क्या मुसलमानों के अतिरिक्त जो बाकी के वोट भी इन लोगों को मिल रहे हैं, मिलते आ रहे हैं। इरफान सोलंकी जब आर्य नगर से जीते 2007 में, 3 बार जब सीसामऊ से जीते, तो उनको मुसलमानों के साथ में ब्राह्मणों ने भी वोट दिया, दूसरी जातियों ने भी वोट दिया, ये कॉम्बिनेशन रहा उनके साथ में, इसीलिए वो जीते। ऐसे ही मऊ की सीट है, वहाँ पर जहाँ से अब्बास अंसारी विधायक हैं और कई बार मुख्तार अंसारी जहाँ से जीते, वहाँ भी 1,70,000 के करीब अगर मुसलमान हैं तो वहाँ पर करीब 1 लाख दलित भी हैं। वहाँ 50-55 हज़ार के बीच में चौहान हैं, राजभर हैं, ये सब वहाँ पर मिलते हैं, और भी जातियाँ हैं, ये क्लब होती हैं, इन सब के वोट पाकर के ही वहाँ से सीट निकल सकती है। तो ऐसे में बात यही सामने आ रही है कि अब ये जो कॉम्बिनेशन है, और जब जिस तरह से जातियों में बट रहा है हिंदू समाज, जो बट चुका है उसमें कोई डाउट नहीं रह गया है, तो इन तीनों का मोर्चे पर आना क्या इम्पैक्ट डालेगा। आजम खान खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, वो सज़ा याफ्ता हैं। इरफान सोलंकी खुद नहीं लड़ सकते, लेकिन उनकी बेगम वहाँ से विधायक हैं। आजम खान भले ही न लड़ सकें चुनाव, लेकिन अगर आजम खान से परिवार उतरते हैं कन्वेंसिंग में पार्टी विशेष के संदर्भ में, तो उसका असर क्या पड़ेगा। अब सबकी निगाहें इस पर हैं, और ये निगाहें इसलिए भी हैं कि पहले भी हो चुका है। 1992, किसको नहीं याद है, 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद 93 में जब चुनाव होते हैं तो नारा लगता है, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यानी कि ये जो जाति का फैक्टर है, ये बीजेपी के नैया पहले भी डुबो चुका है। और अगर ये 3 ताकतवर किरदार पूरी ताकत के साथ बाहर हैं और पूरी ताकत के साथ चुनाव में लगेंगे, तो ये जो मोबिलाइजेशन होगा, ये बजाय हिंदू बनाम मुस्लिम के, ये जाति लेवल पर जाएगा, क्योंकि जाति किरदार में बढ़ चुका है समाज। यही बीजेपी को चिंता है। ये वही 90 के दशक वाली कंडीशन आ गई, जब बीजेपी तमाम कोशिश करके भी 50 के आसपास सिमट जाती थी, क्योंकि इतना जाति फ्रैक्शन, इतना जाति बंटवारा था कि तमाम कोशिश करके भी, तमाम हिंदुत्व का राग अलाप करके भी वो उस खाई को पाट नहीं पाती थी। और योगी आदित्यनाथ के काम करने की शैली ने, जिस तरह से उनके ऊपर ठाकुरवाद का आरोप चस्पा है, और जिस तरह से करणी सेना से लेकर के छत्री महासभा तमाम वाक़े आ चुके हैं, उससे ये और चिपक गया है। जिस तरह से नियुक्तियां हुई हैं योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में, बोर्डों में, निगमों में, थानों में, कमिश्नरी में, डीएम, योगी आदित्यनाथ के अपने सेटअप के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव, इन सब पर ये जो परसेप्शन गया है कि जाति विशेष को प्राथमिकता दी जा रही, इसने बड़ा डैमेज किया है बीजेपी का। और ऐसे में ये बात कही जा रही, चौंकाने वाला प्लान क्या है, इरफान सोलंकी, अंसारी बंधु, आजम खान, इन सब के बाहर आने का मतलब क्या है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर ये मतलब सिर्फ इतना होता कि मुस्लिम मोबिलाइज हो रहे हैं, तो बीजेपी को कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि मुसलमान तो पहले से तय हैं कि वो वोट बीजेपी को नहीं मिलने वाले, एक मुश्त जाएंगे दूसरी ओर। मगर सवाल मुस्लिमों का ही नहीं है। मैंने आपको सीटों का आइडिया दिया, सीसामऊ का आइडिया दिया कानपुर की, मैंने आपको मऊ का आइडिया दिया। चूँकि आजम खान लड़ने नहीं जा रहे हैं, इसलिए आजम खान की सीट का इक्वेशन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन बताता है कि अब जब जाति में बटा समाज होता है, तो वहाँ पर ये मायने नहीं रखता है कि हिंदू बनाम मुस्लिम की पॉलिटिक्स क्या है। वहाँ पर जाति का बंटवारा और साथ में वो किरदार जिनकी उस इलाके में तूती बोलती है, उनका एक्टिव होना, ये बड़ा फ़र्क डालता है। और इसी बात की बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता है, यही बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर ये जाति बंटवारा होता है, जो कि साफ होता हुआ दिख रहा है,
27 की शुरुआत तक जब चुनाव होगा, बीजेपी अगर इसको लगाम नहीं लगा पाती, और अब लगाम लगा पाना बहुत मुश्किल दिख रहा है, अब तो लग रहा है कि बाजी हाथ से निकल गई है, तो ये आज़म, इरफान और अंसारी का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो त्रिकोण है, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बनने जा रहा है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।